डियर स्टूडेंट्स, अपना खनिज वाला टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर उसकी डेफिनेशन देख ली थी कि खनिज कहते किसे हैं। तो अब खनिज की मानक डेफिनेशन देख लेते हैं कि खनिज कैसे कहते किसे हैं। क्योंकि खनिज की 3-4 डेफिनेशन होती है। फर्स्ट डेफिनेशन तो अपने बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, यानी जो क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनाओ और उसे क्या किया जाए, जमीन से खोद कर निकाला जाए और उसके अंदर क्या पाया जाए, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाए, उसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, खनिज में काउंट कर लेते हैं। लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो खनिज कहते किससे है, तो ऐसा रासायनिक यौगिक जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो, जिसका एक निश्चय क्या हो, रासायनिक संगठन हो, वो किस में काउंट किया जाएगा, खनिज के अंदर काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं जिसे, ये क्या एक खनिज है, एक खनिज है। क्यों? क्योंकि इसका एक निश्चय रासायनिक संगठन है। इसमें कार्बन कितने हैं, दो, और कार्बन कितने हैं, इसमें एक कार्बन है। कैल्शियम कितना है, एक कैल्शियम है। ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन है। तो ये इसका क्या हो जाता है, संगठन हो जाता है कि इसमें किस अनुपात में कोई तत्व जुड़ा हुआ है या परमाणु जुड़ा हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक निश्चय क्या रखता है, रासायनिक संगठन रखता है। तो ये एक तो कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मतलब कितने अधिक पदार्थों से जुड़ा हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थों से जुड़ा हुआ है। मतलब 5 हो रहे हैं, इधर काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए इसे किस में काउंट कर लेते हैं, खनिज में काउंट कर लेते हैं। खनिज की डेफिनेशन पूछें तो खनिज की डेफिनेशन में अपने को यही लिखना है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो क्या हो, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हो, जिसका क्या हो, निश्चय एक रासायनिक संगठन हो, उसे किस में काउंट करेंगे, खनिज में काउंट करेंगे। और खनिज की हमेशा एक भूमिका ये होती है कि ये हमेशा क्या होता है, प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक होता है और इसे जमीन से खोद कर निकाला जाता है, जमीन से निकाला जाता है, या फिर जमीन से भी निकाल सकते हैं या फिर चट्टानों से निकाल सकते हैं। कैसे भी इसे क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये खनिज की डेफिनेशन थी। फिर खनिज की विशेषता आती है कि खनिज की में क्या क्या क्वालिटीज होती है, कि अपने खनिज की पूछ ले कि खनिज में क्या विशेषता पाई जाती है। तो अपने पहली चीज तो यही कहते हैं कि ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक इसकी ये विशेषता होगी। दूसरी इसकी यही विशेषता होगी कि इसका क्या होता है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। दूसरी विशेषता ये होगी। तीसरी विशेषता की ये जो खनिज मिलते हैं ये विभिन्न रंग के होते हैं, कोई लाल होता है, कोई भूरा होता है, कोई काला होता है। जैसे अपने पढ़ते हैं हीमोटाइट पढ़ते हैं, हीमेटाइट पढ़ते हैं। हीमेटाइट कौन से रंग का होता है, तो ये पीले रंग का होता है। और जब इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। लाल लिम्नोनाइट बोल देते हैं। मतलब पीला खनिज भी है, लाल खनिज भी। इसी टाइप से हरा खनिज भी होगा, काला खनिज भी होगा। और जैसे फेरस के जितने भी खनिज होते हैं वो लगभग लाल प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि फेरस उसके अंदर क्या होता है, आधिक्य में होता है, और आधिक्य में होने के कारण फेरस का रंग किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो इसलिए फेरस के जितने भी खनिज निकलते हैं तो वो किस में काउंट किए जाते हैं, फेरस के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, ये लाल खनिजों में काउंट किए जाते हैं। इसी टाइप से अन्य कोई खनिज निकलेंगे तो उनका रंग क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये खनिजों की एक विशेषता होती है। मतलब इनका एक पर्टिकुलर क्या नहीं होता, इनका भी रंग नहीं होता। अपने ये डिसाइड नहीं कर सकते कि खनिज का एक निश्चित रंग है, कौन सा, लाल रंग। अपने ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये अलग अलग प्रकृति के होते हैं, मतलब अलग अलग रंगों के होते हैं। फिर सेकंड विशेषता आती है कि इनकी विभिन्न चमक होती है। ऐसा कोई खनिज जिसमें क्या है, सिल्वर की मात्रा है तो उसकी चमक क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कोई खनिज जिसमें धातु की मात्रा है ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, उसमें चमक ज्यादा हो जाएगी। ऐसा कोई खनिज जिसमें धातु की मात्रा है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा, चमकहीन हो जाएगा। मतलब उसमें कोई चमक नहीं होगी। इसलिए अपने कह सकते हैं कि इनमें क्या होती है, भिन्न भिन्न चमक होती है खनिजों के अंदर। खनिजों की चमक होती है, वो डिसाइड करती है कि उसके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा अधिक्य में पाया जा रहा है। सिल्वर होता है, अपने को पता है, चांदी होता है, वो चमकशील होती है। उससे भी ज्यादा क्या चमकशील होता है, सोना होता है। लेकिन सोना कभी संयुक्त अवस्था में नहीं मिलता, ये हमेशा एकल अवस्था, शुद्ध अवस्था में मिलता है। सोना हमेशा शुद्ध अवस्था में मिलता है। और अपने जब पता है कि जब कोयले की खानों में क्या निकलता है, कोयले की खानों में हीरा निकलता है ना। हीरा की क्या होती है, चमक होती है। कोयला क्या होता है, काला होता है, कार्बन का होता है, उसमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं होती। तो ये अपने कह सकते हैं ना कि जो अपनों ने हीरा निकाला है वो भी क्या एक खनिज है, उसकी भी क्या एक चमक है। दूसरी तरफ अपने कोयला निकाल रहे, कोयले में
कोयले का भी एक निश्चित संगठन होता है, उसमें कार्बन की कितना मात्रा पाई जा रही है, तो वो क्या होता है, चमकहीन होता है। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो खनिज होते हैं उनकी चमक क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जिसमें ज्यादा पदार्थ धातु तत्व का होगा वो ज्यादा चमकशील होगा, जिसमें कम होगा वो कम चमकीला होगा। उसके बाद में आता है कि ये अलग अलग आकार के होते हैं, मतलब इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो खनिज निकाले जाते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई त्रिभुजाकार होते हैं, कोई आयताकार होते हैं, तो कोई घनकार होते हैं। इस प्रकार के इनके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न आकार होते हैं। भिन्न भिन्न आकार होने के कारण इनको क्या कहते हैं, रवा कहते हैं। खनिजों के इस गुण को क्या बोल देते हैं, रवा बोल देते हैं। एग्जाम में आ भी जाए कि रवा किसे कहते हैं, ये खा नहीं है, रवा है। रवा कहते किसे हैं, तो खनिजों का क्या होता है, अलग अलग आकार होता है। मतलब ये कभी घनाकार के हो जाते हैं, तो कभी आयताकार के हो जाते हैं, तो कभी त्रिभुज आकार के हो जाते हैं, तो कभी वृत्त के आकार के हो जाते हैं। इस प्रकार के आकारों के होने के कारण इसकी जो ये विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं, अपने रवा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे अपने हीरा होता है, हीरा की आकृति कैसे होती है, इस टाइप से हीरा निकलता है ना, तो अपने कह सकते हैं ये क्या होता है, आयताकार आकार का होता है, या फिर षटकोणीय आकार का भी हो सकता है। इस टाइप से हीरे बनता है ना एक, तो इसलिए अपने हीरे की क्या होती है, अलग टाइप की आकृति होती है। उसी टाइप से अपने क्या निकालते हैं, कोई अलग टाइप का कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या फिर कोई भी Fe2O3 हिमेटाइट हो गया, या और भी बोल सकते हैं जैसे सेलेनाइट हो गए। ये खनिज निकलते हैं, इनके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न आकार होते हैं। भिन्न भिन्न आकार होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, रवा बोल देते हैं। फिर कुछ खनिज कठोर होते हैं, कुछ खनिज क्या होते हैं, कोमल होते हैं। जैसे हीरा क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है। उसी टाइप से अपने देखते हैं कि चूना पत्थर की जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं उससे क्या निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, और वो क्या होते हैं, कम कठोर होते हैं। कम कठोर होने के कारण तो वो क्या हो जाते हैं, चूना पत्थर आसानी से क्या हो जाता है, चूर्ण के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा कठोर होते हैं, कुछ खनिज क्या होते हैं, कम कठोर होते हैं। ये उनकी क्या होती है, विशेषता होती है। कुछ क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, कुछ पारदर्शी नहीं होते। जैसे पारदर्शी का एग्जाम्पल, जैसे उस खनिज से अपने क्या देख सकते हैं, आर पार की चीजें दिखाई दे सकती है, और कुछ खनिज होते हैं जिससे आर पार की चीजें दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट का कोई खनिज लेते हो तो उसमें से कुछ नहीं दिखेगा अपने को, बस वही दिखेगा, एक पत्थर टाइप से दिख जाएगा, और उसके अंदर जो संगठन होगा ऐसे भी नहीं है कि अपने को दिख जाएगा कि ये कार्बन है। कोयला लेते हैं, कोयले के आर पार अपने नहीं देख सकते, लेकिन अपने जैसे ही कोई सिल्वर धातु की खनिज लेते हैं उसमें से क्या हो सकता है, आर पार से अपने को दिखाई दे सकता है। उसी प्रकार से हीरा लेते हैं, अपने हीरे को भी क्या होता है, आर पार दिखाई दे सकता है। मतलब इनमें क्या होती है, पारदर्शिता का गुण पाया जाता है। कईयों में पारदर्शिता का गुण नहीं पाया जाता। फिर आते हैं कि ये भारी होते हैं। कोई खनिज होता है वो भारी होता है, कोई खनिज हल्का होता है। ये भी इसकी एक विशेषता ही है। तो ये विशेषता में आप ध्यान रखना, अलग अलग लाइनों में लिखना। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख लिया ताकि आपको समझा दूं। ठीक है। तो ये खनिजों की विशेषता ही होती है। फिर खनिज दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राथमिक खनिज होते हैं और एक द्वितीय खनिज होते हैं। प्राथमिक खनिज का मतलब कि सबसे पहले वो खनिज बनेगा, और द्वितीय खनिज का मतलब कि इस खनिज से दूसरा खनिज बनेगा। मतलब प्राथमिक खनिज क्या होगा कि ऐसा खनिज जो क्या हो, चट्टानों के निर्माण के समय क्या हो जाए, उसका निर्माण हो जाए। ऐसा खनिज जो चट्टानों के निर्माण के समय ही उसका क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। अर्थात जब लावा होता है, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जब वो ठंडा होता है तो अपने को पता है कि चट्टान बनती है। और कौन सी चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती है। उसके ठंडे होने के साथ ही क्या हो जाता है, जिन खनिजों का निर्माण हो जाता है उन खनिजों को अपने क्या बोल लेते हैं, प्राथमिक खनिज बोल देते हैं। क्योंकि इस खनिज से क्या होता है, अन्य खनिजों का निर्माण होता है। और ये खनिज क्या होते हैं, चट्टानों के प्रमुख अवयव होते हैं या प्रमुख संगठक होते हैं। इसलिए इन खनिजों को अपने क्या बोल देते हैं, आवश्यक खनिज बोल देते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि आवश्यक खनिज किसे कहते हैं, तो आंसर यही होता है कि प्राथमिक खनिज को आवश्यक खनिज कहा जाता है। क्योंकि इन खनिजों का निर्माण होता है वो चट्टानों के निर्माण के समय ही हो जाता है। अर्थात जब लावा क्या होता है, ठंडा होता है, तो उसके ठंडे होने के साथ साथ ही ऐसे खनिजों का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये चट्टानों के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, यानी चट्टानों के प्रमुख संगठक होते हैं। इसलिए इन खनिजों को क्या बोल देते हैं, अपने आवश्यक खनिज बोल देते हैं। ठीक है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखना। फिर क्या होता है कि इनकी जो साइज होता है वो 2 माइक्रोमीटर या फिर बोल सकते हैं
0.002 मिलीमीटर होता है। इनका आकार क्या होता है, 2 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻⁶। 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर बोल सकते हैं, या फिर अपने इसे क्या बोल सकते हैं, 0.002 मिलीमीटर बोल सकते हैं, या फिर 2 माइक्रो बोल सकते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻⁻⁶। 2 लगा हुआ है तो 2 इंटू कर देंगे, तो 2 × 10⁻⁻⁶ को क्या बोल देते हैं, अपने मीटर बोल देते हैं। अगर इस 10⁻⁻⁶ को हटाना है तो यहाँ पर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, माइक्रो लगाना पड़ेगा, माइक्रो मीटर। ठीक है, तो ये उनका क्या होता है, आकार होता है। प्राथमिक खनिज का आकार होता है 0.002 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, 2 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, या फिर 2 × 10⁻⁶ मीटर भी बोल सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्वार्टज हो गया, ऑर्थोगेलेज हो गया, बायोटाइट हो गया, हॉर्नब्लेड हो गया, इसी टाइप से ग्रेनाइट हो गया, और भी बहुत होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक्स के अंदर। फिलहाल तो ये 4 लिखे हुए हैं, 2-3 और याद आ जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट बोल सकते हैं, लिमोनाइट बोल सकते हैं। ये सारे किसमें काउंट कर लेंगे, अपने प्राथमिक खनिज के अंदर काउंट कर लेंगे। तो प्राथमिक खनिज के एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये लिखने होंगे, ठीक है। और इनके साइज पूछे तो 2 माइक्रोमीटर लिखना होगा, या फिर 2 मिलीमीटर लिख सकते हो, या फिर 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर लिख सकते हो। डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन में चट्टानों के निर्माण के समय इनका क्या होता है, निर्माण होता है। फिर आता है कि द्वितीय खनिज किसे कहते हैं। जिस प्रकार से अपनों ने अग्नि चट्टानें पढ़ी थी कि अग्नि चट्टानें क्या होती है, कि ये लावा के ठंडे होने के साथ साथ ही क्या हो जाता है, इनका निर्माण हो जाता है। फिर अग्नि चट्टानों के तल जटों से किसका निर्माण हो रहा था, अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा था। उसी प्रकार से प्राथमिक खनिजों में अगर कुछ रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन का मतलब उसके जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, वायु के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, या फिर अन्य किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, तो किसका निर्माण होता है, द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। अर्थात मूल खनिज अथवा चट्टानों के ऊपर जलवायु अथवा रासायनिक संबंधित कारकों के अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है, द्वितीय खनिज का निर्माण होता है। प्राथमिक खनिज अपना बना हुआ है, उस प्राथमिक खनिज के साथ अपने को पता है कि ये प्राथमिक खनिज प्रेजेंट किसके अंदर है, चट्टान के अंदर प्रेजेंट है। और चट्टान क्या होती है, खुली अवस्था में होती है। ऐसे तो नहीं होता है कि अपने उस पर कपड़ा डाल के रखते हैं, मतलब खुली अवस्था में होती है ना। तो खुली अवस्था में होने के कारण उस चट्टान पर क्या होता रहता है कि वायु प्रभावित होती रहती है, दूसरी वर्षा के कारण उस पर जल प्रभावित होता रहता है। तो इस प्रकार से वो वायु और जल से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, अन्य खनिजों का निर्माण कर लेता है। अन्य खनिजों का निर्माण करने का मतलब वो किन खनिजों का निर्माण कर रहा है, द्वितीय खनिजों का निर्माण कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हेमेटाइट है अपने पास। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ में, जल के साथ में करवाई जाती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3.2 अणु जल के, इसे क्या बोलेंगे अपने, लाल लिम्नोनाइट बोल देते हैं, लाल लिम्नोनाइट बोल देते हैं। ये क्या था अपना, हेमेटाइट था। ये भी कौन सा था, द्वितीय खनिज था। द्वितीय खनिज मतलब ये बनके किसके साथ आया था, मतलब अगर फेरस ऑक्साइड कोई खनिज है, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो बनेगा क्या, Fe2O3 क्या बन जाएगा, हेमेटाइट बन जाएगा। ये फेरिक ऑक्साइड था कोई खनिज, वो वायु की उपस्थिति में क्या कर रहा था, अभिक्रिया कर रहा था। मतलब कोई चट्टान थी, चट्टान पर क्या प्रेजेंट था, प्राथमिक खनिज फेरिक ऑक्साइड का प्रेजेंट था, फेरस ऑक्साइड का प्रेजेंट था। वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फेरिक ऑक्साइड को किस में काउंट करते हैं, अपने हेमेटाइट में काउंट करते हैं। और हेमेटाइट कौन सा खनिज हो गया, द्वितीय खनिज हो गया। अब ये द्वितीय खनिज भी क्या हो रहा है, जल के साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाल लिम्नोनाइट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये लाल लिम्नोनाइट भी किस टाइप का खनिज होगा, द्वितीय खनिज का एग्जाम्पल होगा। ऐसा नहीं होता कि प्राथमिक खनिज से अपने क्या कर सकते हैं, द्वितीय खनिज का निर्माण कर सकते हैं। और द्वितीय खनिज भी अन्य खनिजों का निर्माण कर सकते हैं, उनके लिए कोई नाम नहीं होता, उनको सिर्फ द्वितीय खनिज में ही काउंट करते हैं। जैसे अपनों ने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट से अपनों ने जिप्सम बनाया था, सेलेनाइट बनाया था। ये 2 टाइप के यौगिक बनाए थे। ये दोनों खनिज क्या थे, प्राथमिक खनिज सेलेनाइट से बन रहा था और द्वितीय खनिज किससे बन रहा था, जिप्सम
सेलेनाइट से जिप्सम बन रहा था और प्राथमिक खनिज कौन सा था, सेलेनाइट था, उससे क्या बन रहा था, जिप्सम बन रहा था और कैल्शियम कार्बोनेट हाफ अणु जल का बन रहा था। ये दोनों खनिज क्या बन रहे थे, अपने प्राथमिक खनिज से बन रहे थे। इसी प्रकार से प्राथमिक खनिज से यहाँ पर क्या बना है, द्वितीय खनिज बना है, जिसे क्या बोल रहे हैं, हेमेटाइट बोल रहे हैं। और ये हेमेटाइट पुनः जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, लाल लिमोनाइट का निर्माण कर रहा है। अर्थात द्वितीय खनिज अन्य द्वितीय खनिज का भी निर्माण कर सकता है। ये इनकी क्या होती है, क्वालिटीज होती है। प्राथमिक खनिज द्वितीय खनिज में कन्वर्ट हुआ, द्वितीय खनिज पुनः भी क्या हो सकता है, द्वितीय खनिज में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि द्वितीय खनिज के अपनों ने कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाई किसी यौगिक के साथ में और वो अन्य प्रकार का खनिज बना रहा है तो उसे तृतीय खनिज में काउंट करेंगे, उसे हमेशा द्वितीय खनिज में ही रखेंगे, तृतीय खनिज में उसे काउंट नहीं करेंगे। ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो प्राथमिक खनिज मूल चट्टानों से बनेगा, द्वितीय खनिज मूल चट्टानों की रासायनिक अभिक्रिया करवाने से। वो रासायनिक अभिक्रिया वायु से भी हो सकती है, जल से भी हो सकती है, या अपने क्या कर सकते हैं, खुद जाकर किसी यौगिक के साथ में अभिक्रिया करवा सकते हैं। उसके बाद में इनका आता है चट्टानों का अपक्षय का टॉपिक आता है कि चट्टान अपक्षय किस प्रकार से होती है। तो अब अपने को करना क्या है, चट्टानों को फोड़ना है। कैसे फोड़ेंगे देखते हैं। चट्टानों का क्या करना है, अपने को अपक्षय करना है। तो ये किस प्रकार से हो सकते हैं, तीन टाइप से हो सकते हैं। फर्स्ट जैविक प्रक्रिया से, जैविक क्रिया से। सेकंड भौतिक प्रक्रिया से। थर्ड रासायनिक प्रक्रिया से। रासायनिक प्रक्रिया से। जैविक क्रिया मतलब जीवों द्वारा होगी, जीवों मतलब जंतु हो गए, पादप हो गए, और अपने मतलब मनुष्य हो गए। भौतिक क्रिया मतलब प्रकृति से होगी, जैसे ताप में परिवर्तन हो गया, दाब में परिवर्तन हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया, वर्षा के कारण हो गया, हिमनद के कारण हो गया, और बिजली के कारण भी हो सकता है। और किसके कारण हो सकता है, बर्फ के कारण भी हो सकता है। ये क्या होंगे, भौतिक कारक होंगे। रासायनिक कारक में मतलब क्या हो सकता है, जल अपघटन हो सकता है, जल योजन हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है, इसी टाइप से और सारी रिएक्शनें हो सकती है इसके अंदर। ये क्या था, चट्टानों के भौतिक अपक्षय था। एक एक चीजों को पढ़ेंगे अपने सिंपल रूप से। पहले इनकी क्लासिफिकेशन की है कि चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, तो तीन प्रकार से होता है। अगर हाफ नंबर में पूछे कि चट्टानों का अपक्षय कितने प्रकार से होता है, तो तीन प्रकार से होता है। जैविक क्रिया, भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया लिख लो इसे, जैविक प्रक्रिया से, भौतिक प्रक्रिया से, रासायनिक प्रक्रिया से। जैविक प्रक्रिया मतलब जंतु द्वारा हो सकती है, पादप द्वारा हो सकती है और मनुष्य द्वारा हो सकती है। भौतिक प्रक्रिया मतलब ताप से भी हो सकती है, दाब से भी हो सकती है, जलवायु से भी हो सकती है, वर्षा से भी हो सकती है, हिमनद से भी, बिजली से, बर्फ से इत्यादि से हो सकती है। रासायनिक प्रक्रिया जल अपघटन से हो सकती है, जल योजन से हो सकती है, ऑक्सीकरण से हो सकती है, विलयन से हो सकती है, या अन्य टाइप की कोई और रिएक्शन से भी हो सकती है। ये तो चट्टानों के अपक्षय का एक सिंपल प्रारूप था कि किस टाइप से होगा, क्लासिफिकेशन था कि किस टाइप से चट्टानों का अपक्षय होगा। अपने फॉर एग्जांपल के तौर पर जैविक क्रिया लेते हैं, तो जैविक क्रिया में क्या होगा, जैविक क्रिया में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लेते हैं कि पादप से कैसे चट्टानों का अपक्षय होता है। पहले फर्स्ट लेते हैं अपने जैविक कारकों से। जैविक कारकों में पहला कौन सा आता है, पादप लेते हैं कि पादप कैसे, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे चट्टानों का अपक्षय करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो ये कोई एक चट्टान है और चट्टान के कुछ क्षेत्रों पर मान लो यहाँ पर क्या है, खुरदरापन हुआ है और यहाँ पर किसी पेड़ का निर्माण हो गया। अपनों ने देखा है कि चट्टानों पर पेड़ होती है, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं,
क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि खनिज होते हैं, और खनिज होने के कारण अगर उनकी भूमि क्या हो जाए, थोड़ी सी खुरदरी हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं। अब ये प्लांट्स जैसे उगेंगे वैसे इनकी चट्टानें क्या करेंगी, सॉरी इनकी जड़ें क्या करेंगी, ये जो जड़ें होंगी वो जड़ें क्या करेंगी, इन चट्टानों पर दबाव डालेंगी। दबाव डालेंगी तो दबाव के कारण इनका क्या होगा, फैलाव होगा, और फैलाव होने के कारण जो ऊपरी रेयर होगी या निचला जो स्तर होगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने के कारण वो किन में टूटने लग जाएगा, छोटे छोटे कणों में विभक्त होने लग जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा। फिर से देखते हैं कि कोई प्लांट्स मान लो किसी चट्टान पर क्या है, उगा हुआ है, वो प्लांट्स की जो जड़ें होंगी वो क्या करेंगी, अपने को पता है कि जड़ें हमेशा क्या करती है, पानी की तलाश के लिए या फिर आवश्यक पोषक तत्वों के लिए क्या करती है, खुद का फैलाव करती है। कहीं भी अपने जब खेत में या किसी भी स्थान पर जब पेड़ देखते हैं या पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो जड़ होती है उस जड़ के बारे में खोदते हैं तो देखते हैं ना कि जड़ किस टाइप से फैली हुई मिलती है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा कि ये चट्टाने जो ये पेड़ होगा, इस पेड़ की जड़ें क्या करेगी, फैलाव करेगी, मतलब ये नीचे की ओर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो चट्टाने होंगी, चट्टाने तो क्या होती है, पास पास में जुड़ी हुई रहती है, कण क्या होते हैं, पास पास में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन ये जो जड़ें होंगी वो इन पर क्या करेगी, दबाव डालेंगी। दबाव डालने के कारण ये दबाव सहन नहीं कर पाएंगे और किन में टूट जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा, चट्टानों का क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा। तो प्लांट्स किस टाइप से करते हैं, तो सिंपल सा कंसेप्ट रखना, किसी चट्टान पर अगर पेड़ उगा हुआ तो पेड़ की जड़ें क्या करेंगी, दबाव डालेंगी। दबाव डालने के कारण क्या होगा कि इन चट्टानों का क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में अपक्षय हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन आती है कि मनुष्य किस प्रकार से चट्टानों का अपक्षय करते हैं। तो मनुष्य मतलब अपने अपने किस प्रकार से चट्टानों का अपक्षय करते हैं, तो अपने जैसी भी मशीन लेके चले जाते हैं और तोड़ते नहीं है क्या चट्टाने। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपने को पहाड़ में से रास्ता निकालना है, पहाड़ में से रास्ता निकालना है या पहाड़ों पर रास्ता बनाना है, समतल करनी है भूमि के लिए, तो वहां पर अपने क्या करेंगे, कुछ क्रियाएं करेंगे ताकि वो प्लेन यानी जो रास्ता है वो क्या हो जाए, एक समतल के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे। मशीनरी का मतलब कोई औजार लेके जाएंगे और औजारों से क्या कर देंगे, चट्टानों को तोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा। अपने रेल मार्ग बिछाते हैं या फिर सड़क बनाते हैं या फिर चट्टानों पर घर भी बनते हैं। कोई पहाड़ी इलाका देखा होगा, वहां पर घर भी बने होंगे, तो वहां पर जो सारी क्रियाएं की जाती है मनुष्य के द्वारा, उससे भी क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय होता है। ये सारी बेसिक चीजें हैं, अपने आम जीवन में खुद भी देखते हैं, लेकिन अपने उनको कभी क्या नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते कि कैसे ये हो रहा है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन कौन सी आती है, जंतु द्वारा। जंतु कौन से, मतलब चूहे हो गए, केंचुए हो गए, ये जंतु छोटे छोटे जो क्या करते रहते हैं, चूहे क्या करते हैं, अपने को पता है कि चट्टानों के अंदर बिल बनाते हैं, या फिर घरों में भी अपनों ने देखा है कि वो क्या करते हैं, बिल बनाते हैं। इसी टाइप से किसी चट्टान पर अगर कोई चूहा प्रेजेंट है और वो चूहा क्या कर रहा है, इसको खोद कर किसमें कन्वर्ट कर रहा है। चूहे के दांत कितने नुकीले होते हैं, वो क्या करता है, हमेशा उस चट्टान को खोदने की कोशिश करेगा। खोदने की कोशिश में वो जो चट्टाने खोद रहा है वो उसके कण क्या हो जाएंगे, अपने आप ही छोटे छोटे रूपों में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे कणों में बदल जाएंगे। और अपने को चट्टानों का अपक्षय करना है। अपक्षय करने का मतलब उनको टुकड़ों में तोड़ना है। तो चूहे क्या कर रहे हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से केंचुए होते हैं, केंचुए क्या करते हैं, यानी ज्यादातर दरारों में रहते हैं। दरारों में रहने के कारण वो जैसे जैसे चलते हैं तो उसके साथ साथ में कणों का क्या होता जाता है, ऑटोमेटिकली टूटते जाते हैं। एक ही स्थान पर अगर केंचुओं का झुंड हो जाता है तो वो क्या करते रहते हैं, चट्टानों को कुदेरते रहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनका अपक्षय हो जाता है। उसके बाद में छोटे जीवाणु भी होते हैं। छोटे जीवाणु जैसे बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गया, अन्य प्रकार के अन्य कोई छोटे जीवाणु हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, छोटे जीवाणु
दीमक देखी अपनों ने, दीमक क्या कर देती है, दीवारों पर भी लगती है, लकड़ी पर भी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनको चाहिए क्या होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं। पोषक तत्व कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अपने को पता है चट्टानों में तो पोषक तत्वों की क्या होती है, भरमार होती है। तो वहां पर क्या लग जाती है, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु। अपने दीमक को भी किस में काउंट कर सकते हैं, जीवाणु में काउंट कर सकते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, उन चट्टानों से आवश्यक पोषक तत्व निकाल लेते हैं। आवश्यक पोषक तत्व निकालने के कारण, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई ये परत है, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे जीवाणु प्रेजेंट है, यहाँ से वो आवश्यक तत्व क्या कर लेगी, निकाल लेगी, जिसके कारण ऊपरी जो रेयर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। कमजोर होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी? अगर बाई चांस यहाँ पर जैसे ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है, इन्होंने क्या किया है, पोषक तत्वों को खाने के बाद में यहाँ से चले गए। उसके बाद में ये रेयर थी, अपने को पता है कमजोर हो गई, तेज हवाएं चलेगी या फिर वर्षा होगी, तो फिर ये कण होंगे क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे। कोई कच्चे घर होते हैं, अपने कच्चे घरों में देखते हैं ना कि गोबर से लिपाई की हुई होती है, लेकिन जब बारिश आती है तो वो जो लेप होता है वो पूरा का पूरा उतर जाता है ना। या फिर अपने देखते हैं कि जो कच्चे घरों के अंदर जो नाला होता है, नाले पर जैसे जैसे यानी वर्षा के कारण वर्षा गिरती है तो वो नाले के स्थान पर क्या हो जाता है, खड्डा सा बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया किसके कारण होती है, तेज बहाव के कारण होती है। यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे पानी की तेज बौछार आएगी या फिर तेज हवाएं चलेगी, ऊपर से क्या होंगे, कण टूटकर छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे और चट्टानों का क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा। ये जैविक कारकों में काउंट कर लेते हैं। पेड़ पौधे किस टाइप से करेंगे, पेड़ों की जो जड़ें होंगी वो चट्टानों पर दबाव डालेगी। सिंपल, तो एक एक लाइनों में नहीं याद रखो, ऐसे नहीं है कि चीजों को रट के बैठ जाओ। सेकंड कंडीशन क्या है कि मनुष्य किस टाइप से करेंगे, तो मनुष्य रेल आदि यानी रेल, सड़क, भवन आदि निर्माण के लिए क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं और चट्टानों का इससे क्या होता है, अपक्षय होता है। जंतु कैसे करेंगे, चूहे होते हैं, चूहे या केंचुए इत्यादि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, चट्टानों को कुदेर कर उनकी परतों को क्या कर देते, कमजोर कर देते, जिसके कारण उनका क्या होता है, अपक्षय होता है। बैक्टीरिया, कवक या फिर अन्य कोई जीवाणु क्या करते हैं कि चट्टानों से आवश्यक पोषक तत्वों को खा लेते हैं, जिसके कारण जो ऊपरी परत होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। ठीक है, तो ये जैविक प्रक्रिया थी। उसके बाद में भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया अपने कल देखेंगे। थैंक यू।